एहसन साहब, दो बड़े डेलीगेशन हमारे दोस्त मुल्कों की तरफ से इस्लामाबाद, कुछ तो उनकी एडवांस टीम शायद आना शुरू हो गई है। जेडी वैंस अमरीकी टीम को लीड कर रहे होंगे, साथ स्टीव विटकॉफ और जॉर्ज कुशनर होंगे। उधर से बाकर कालिपोव और अब्बास अराक्ची, दोनों वो आ रहे हैं। शायद हो सकता है उनके प्रेसिडेंट का भी कोई प्रोग्राम हो। आपकी तवक्कुआत क्या है इस बातचीत के अमल से? देखिए, सबसे पहले तो नदीम मलिक साहब, मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है कि पाकिस्तान ने दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया, जो कि तकरीबन चंद घंटे में थी। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अमेरिका उस डेडलाइन के बाद ईरान पर हमलावर होता, उसके रद्द अमल में जो कार्रवाई ईरान ने करनी थी, उससे ये पूरा ख़ित्ता आग आग लगती। के शोलों में भड़क उठता, और दुरुस्त ये है। फिर आग यहाँ तक महदूद नहीं रहती। इसके नतीजे में मज़ीद बहुत से मुश्किलात होती हैं। और अगर आप सिर्फ यही तसव्वुर करें कि अगर तेल की कीमत 150-200 डॉलर बैरल पे चली जाती, तो उसके बाद जो तरक्की पजीद ममालिक हैं, पता नहीं 193 में से 70-80 ममालिक शायद डिफ़ॉल्ट कर जाते, और उसके गरीबों पर, गुर्बत पर क्या असरात होते। तो ये एक, मैं तो समझता हूँ कि एक किस्म की तीसरी मुआशी आलमी जंग के धाने से हम वापस आए हैं। और पाकिस्तान ने जो इसमें किरदार अदा किया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यकीनन बहुत खराज तहसीन के मुस्तहक हैं कि उनके कोशिशों से ये तबाही से हम फिल वक्त बच गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब इतने हाई स्टेक्स हो चुके हैं कि दोनों ईरान की और अमेरिका की लीडरशिप यकीनन अगर यहाँ तक आमादा हुए हैं, तो वो भी एक संजीदगी के साथ आ रहे हैं कि इस मसले का हल निकालें। चूँकि शायद किसी फरीक के लिए भी अब ये मुमकिन नहीं है कि वो इसको एक तरफ़ा तौर पे चला सके। और इसलिए मैं तो पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यकीनन इन मुज़ाकरात के नतीजे में एक ऐसा हल निकलेगा कि जिससे हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। चूँकि अगर इसका इम्कान ना होता कि दोनों फरीकैन संजीदा हैं, तो शायद इस मुज़ाकरात की नौबत ना आती। दुरुस्त और कह रहे पाकिस्तान इसमें इंशाल्लाह पूरा अपना किरदार भी अदा करेगा। और साथ साथ हमारे जो बरादर दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने भी पस पर्दा जो किरदार अदा किया है, हम समझते हैं कि वो भी बहुत मुफीद है, जिसने हमें मजबूती दी सफारती तौर पे। और मैं फिर एक बार अमेरिका की सदर, उनकी लीडरशिप, और ईरान के सदर, उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान पर इस एतमाद का इजहार किया। सर, एक अल्लाह की तरफ बाज़ रहमत का आपके साया होता है ना। पहला मुझे वो रहमत का साया मार्का हक में नज़र आया था। आपको श- शायद बहुत सारे जी लोगों हाँ। को हमें यकीन नहीं था कि हम इतने थोड़े वक्त में उनके 5-6 जहाज़ गिरा के और उसको मलिया मेट, उसका गरूर सारा मलिया मेट कर देंगे। दूसरा ये मुझे अब नज़र आ रहा है कि अमेरिका जो अपने आप को सोल सुपर पावर के जी तौर हाँ। पर एक एरोगेंस के साथ पूरी दुनिया में घूमता था, वो बातचीत के लिए इस्लामाबाद आ रहा है। और बाकी तो हमने मुसलमान मुल्कों को जिस तरीके से एंगेज किया, एक तरफ सऊदी अरब हो और एक तरफ ईरान हो, तो वन कैन अंडरस्टैंड कि कितनी मुश्किल सफारतकारी होगी। तो इट्स अ मेरेकल। मैं समझता हूँ कि कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला की ये ख़ास रहमत है। और पाकिस्तान इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इंशाल्लाह। और ये हमारे लिए जो एक टर्निंग पॉइंट बना, वो आपने दुरुस्त कहा कि मार्का हक। और इसमें यकीनन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत ने पाकिस्तान के दफाई सलाहियत में एक क्वालिटेटिव चेंज लाई कि माजी की क़यादत जो कि बहुत अपोलोजेटिक थी, उसके मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान की हमारी दफाई क़यादत के अंदर एक एतमाद पैदा किया, एक जुर्रत पैदा की, और एक बड़ी क्लैरिटी के साथ बहुत से फ़ैसले भी किए। और उसी का नतीजा है कि एक ख़ास, जो आप देख सकते हैं इस वक्त सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान बिल्कुल जिसे हकीकत में कह सकते हैं कि यूनिटी है। हर फैसले में एक कॉमन विजन है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, चाहे वो दफाई मामलात हैं, चाहे वो मुआशी मामलात हैं, चाहे वो सफारती मामलात हैं। यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ अगर चलें, तो पाकिस्तान के लिए इम्कानात की कोई कमी नहीं है। अच्छा एहसन साहब, जो अमेरिका को भी ये अमन माहिदा चाहिए, जो उनका जोम था कि हम 3-4 दिन में जाएंगे फ्लैट करेंगे ईरान को, वो ईरान ने 40 दिन सरवाइव करके बता दिया है कि वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आप आएंगे तो उसको खा जाएंगे। 9.25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, एंड दे कैन सर्वाइव, दे कैन रेजिस्ट। और उन्होंने करके, और हरमुज़ को बंद करके उन्होंने उनके नाको चने चबाने वाली सूरत हाल पैदा की है। अब असल टेस्ट होगा उनका फैसला साजी का।
परमानेंट जंग बंदी वो ज़रूरत है इस इलाके की, अमेरिका को भी चाहिए, ईरान को भी चाहिए, ताकि तरक्की का अमल आगे बढ़े। इसके लिए कुछ ऐसी गारंटीज़ भी चाहिए होंगी, शायद चाइना को, रूस को, सबको इंगेज करना पड़े, सऊदी अरब को इंगेज करना पड़े। देखिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी, जैसे अभी जनरल सईद साहब भी कह रहे थे कि अमेरिका को इस सारी सूरत हाल में इसराइल ने सक किया है, उन्होंने खींचा है। और शायद अब अमेरिका के अंदर ये सोच पैदा हो रही है कि उन्हें इसराइल के मफादात और अमेरिका के मफादात में एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। ये नहीं है कि अमेरिका अपने तमाम मफादात जो हैं वो इसराइल की खातिर दाव पे लगा दे। और इसीलिए कई अब मुबसरीन ये बात कह रहे हैं कि इसराइल ने अमेरिका को मिसगाइड किया, गलत असेसमेंट्स दी जिसके ऊपर वो इस चीज़ के अंदर आए। लेकिन बहर कैफ जो भी सूरत हाल हुई, अब उसके नतीजे में दोनों फरीकैन के लिए ये जो एक लॉग जैम है, ये ऐसा नहीं है कि इसको बहुत देर तक बरकरार रखा जा सके। अमेरिका की भी जो मोबिलाइजेशन है, जो उनकी अब तक की सूरत हाल है, और जिस तरह ईरान ने रेजिस्ट किया है, मैं समझता हूँ कि वो अगर उस इंतहा पर जाते हैं जिस पर उन्हें जाना होगा, अगर कोई वाकई वो फैसला कुन नतीजा निकालना चाहते हैं, तो उसके अपने मुज़मरात हैं कि उसके जो रात होंगे, उसके जो काउंटर एक्शंस होंगे, वो भी फिर अनमैनेजेबल होंगे। तो इसलिए उनके लिए भी आसान नहीं है। इसी तरह ईरान की लीडरशिप के लिए भी एक फ़ैसला कुन मरहला है कि वो किस हद तक चाहते हैं कि वो ख़ुद को इस मिलिट्री टारगेट के तौर पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी कौमी तरक्की को, यकीनन बिलाशुबा उन्होंने पिछले 20-30 सालों में उनके लिए सैंक्शंस एक ब्लेसिंग बन गए, और उन्होंने उन सैंक्शंस के नतीजे में खुद इन्हिसारी पर तकिया किया, और उन्होंने अपनी खुद सलाहियत, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मईशत है, उसके अंदर पैदा की। तो इसलिए उनको जो अंडर एस्टिमेट किया गया, उसमें शायद ये चीज़ फैक्टर इन नहीं की गई कि जब उन पर सैंक्शंस लगी तो किस कदर उन्होंने मुख्तलिफ शुबों के अंदर खुद इन्हिसारी हासिल की, और उससे काफ़ी सरप्राइजेज़ उन्होंने दिए हैं दुनिया को। सर लेकिन बाद चीज़ों में देखें कि नाइंसाफ़ी क्या है कि ईरान के ऊपर वो जो ईरान लीबिया सैंक्शंस एक्ट है, उसकी वजह से हम ईरान से गैस नहीं खरीदते, हम कतर से गैस खरीद के, वो LNG खरीद के तो इधर लेकर आते हैं। अगर वो ईरान लीबिया सैंक्शंस एक्ट में गुंजाइश पैदा करे अमेरिका, तो हम नेबरिंग कंट्री या बॉर्डर के ऊपर से गैस खरीद के, वो IPI गैस का हमारा प्रोजेक्ट दरमियान में पड़ा हुआ है, तो थिंग्स लाइक दैट शुड बी डिस्कस। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें इस नेगोशिएशन के अंदर होंगी, एंड लेट अस होप कि एक अच्छा नतीजा निकले, जिससे ना सिर्फ ये कि जंग इस खिते में ख़त्म हो, बल्कि ये खिता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। और फिर अगर ईरान से सैंक्शंस ख़त्म होती हैं तो ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खिते के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, जैसे हमारा हमसाया मुल्क है, बहुत सी चीज़ों में हम उनसे तिजारत कर सकते हैं और बहुत इम्कानात पैदा हो सकते हैं। इससे बड़े पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। तो इसीलिए वी आर वेरी होपफुल कि इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने अगर हमें ये मुकाम दिया है, ये मौका पैदा किया है, तो यकीनन ये कामयाबी की तरफ ज़रूर आगे बढ़ेगा, और इससे इस खिते में अमन आएगी। और देखिए, बड़ा मुझे एक ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा कि हमारे हमसाया मुल्क में जिस किस्म का रद्द-ए-अमल मीडिया पर आ रहा है, बजाय ये कि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि देखिए अगर ये जंग जारी रहती तो इससे सिर्फ पाकिस्तान ने मुतासर नहीं होना था, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आबादी भारत की है, और अगर ये $200 का बैरल तेल हो जाता तो इसके जो भारत की मईशत पे असरात होते, जो वहाँ पर महंगाई होती, जो वहाँ की गुर्बत में इजाफा होता पूरे खिते के अंदर, और तमाम ग्लोबल साउथ जो है वो इस के अंदर पिघल जाता। यूरोप ने वर्स्ट हिट हो चुका है, यूरोप हिट हो चुका है, यानी कि इसमें कोई तमीज़ नहीं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका में $4 गैलन से ऊपर तेल की कीमतें जा चुकी थीं। तो ये एक इतनी बड़ी आलमी सतह के ऊपर मुआशी तबाही थी कि जिसके धाने से हम वापस आए। तो बजाय इसके कि वो अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान की बदौलत वो इस इम्तिहान से बच गए, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ही ना समझी है और इमेच्योरिटी है कि जिस तरीके से वो हर चीज़ को पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ये पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं था, ये इंसानियत का मैच था कि जिसमें पूरी इंसानियत दांव पे लगी हुई थी। जिस तरीके से ट्रंप ने मिसकैलकुलेट किया इस वॉर को, वैसे ही मोदी ने भी सिचुएशन को मिसकैलकुलेट किया। जंग से एक दिन पहले तो जाके इसराइल से मुआहदा किया उन्होंने, जी हाँ, फिर इंडियन वाटर्स के अंदर ईरानी जहाज़ और उसके सेलर्स को उन्होंने शहीद करवा दिया। देखिए, तारीख में ना आप अगर देखें तो बड़े बड़े ताकतें, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी बिजनेसेस, बड़े बड़े लीडर्स, उनके फॉल की एक वजह है जो कि कॉमन होती है, कंप्लेसेंसी।
जब उनमें ओवर एस्टिमेशन आ जाए, वो कंप्लेसेंट हो जाएं और वो समझें कि दे हैव लार्जर देन लाइफ रोल और पावर, एरोगेंस। एरोगेंस, तो उसके बाद से उनका जवाल शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है कि हमारे हमसाया मुल्क की क़यादत ने भी ख़ुद को एक लार्जर देन लाइफ और एक अपनी ख्याली दुनिया में वो रहना शुरू हो गए। उस ख्याली दुनिया की सारी जो बुनियाद थी उनकी बॉलीवुड के ऊपर थी। वो अपनी मनपसंद के फिल्में बना के और अपने मनपसंद के ख्याली पुलाव बनाकर उसमें ख़ुद को एक सुपर पावर में ढाल रहे थे, जबकि जो अमली दुनिया है उससे वो दूर होते जा रहे थे। अमली दुनिया का उन्हें पता चला ना जब वो जहाज़ गिरे ठक ठक ठक। इस मामले में तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि पुरअमन तरीके से सारे मामला तय हो जाएं और दोबारा जंग न छिड़े, लेकिन हमें इसके फौरी बाद शायद कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस्लामाबाद को ही फोरम बनाते हुए कुछ मुसलमान हमसाया मुल्कों को बुलाएं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को बुलाएं और यहाँ बैठ के डिस्कस करें कि सूडान में यूएई एक को सपोर्ट करता है, सऊदी अरब दूसरे को सपोर्ट करता है, यमन में यूएई एक को सपोर्ट करता है, सऊदी अरब दूसरे को सपोर्ट करता है, सोमालिया के अंदर भी यही सूरत हाल है और बाकी जगहों पे भी। तो इस तनाज़े को समेटने के लिए, इन तनाज़ात को समेटने के लिए बिठाएं या और ये तय करें कि मुसलमान तो एक दूसरे का गला मत काटो। देखिए नदीम मलिक साहब, यानी कि आप जितना भी देखें, बदकिस्मती ये है कि इस पूरे एपिसोड में भी मुसलमानों की आपस की नाचाकी और नाइत्तफाकी ब्रॉट अस टू दिस पॉइंट। और खुदा ना खास्ता इज़राइल अगर कामयाब हो जाता अपने अल्टीमेट डिज़ाइन में, तो यही होना था कि मुसलमान मुल्कों ने एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ खलीजी ममालिक, और इन्होंने एक दूसरे के तमाम ऑयल रिफाइनरीज़ के, पावर के, पानी के और डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने ही मिज़ाइलों से, अपने ही ड्रोन से तबाह कर देना था और ये पूरा ख़िता जो है वो एक खंडर बन जाता। तो उनके लिए तो बहुत शानदार ये सिनेरियो था जिससे हम अल्लाह का शुक्र है बच गए हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि अब हमें चाहिए कि OIC जैसा फोरम जो है उसके सतह पर हम उसे एक्टिव करें और मुसलमान मुल्कों को एक सर ये OIC आपकी बहुत रेलेवेंट नहीं रही, अपनी जी वो एक खो गई है, हमने उसे डोरमेंट कर दिया है। लेकिन एक सेलेक्ट ग्रुप बुलाएं इस्लामाबाद, और इसमें कम अज़ कम ये है कि जो इस इलाके के ममालिक हैं, पाकिस्तान बहुत एक्टिवली इंगेज रहा है। आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनका सऊदी अरब की लीडरशिप से बहुत एक्टिव रब्ता रहा है, कतर के साथ रहा है, कुवैत के साथ रहा है, बहरीन के साथ रहा है, UAE के साथ रहा है, ओमान के साथ रहा है। तो इस रीजन के जितने भी ममालिक हैं उन सब के साथ बहुत क्लोज़ पाकिस्तान ने सफारतकारी की है। और देखिए एक बड़ा पाकिस्तान ने प्रिंसिपल्ड पोजीशन ली है। जब इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो भारत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको कंडेम कर सके, चूँकि चंद रोज़ पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इज़राइल का दौरा करके आए थे, उन्होंने खामोशी तान ली। लेकिन पाकिस्तान ने इज़राइल के उस हमले की पुरज़ोर मज़म्मत की, बरवक्त की। इसी तरह जब ईरान की तरफ से खलीजी ममालिक को निशाना बनाना शुरू किया गया तो पाकिस्तान ने उसकी भी मज़म्मत की और अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया कि ईरान की लीडरशिप को बराबर कराए कि इससे जो तलखियाँ पैदा होंगी उससे सब तरफ़ैन का, तमाम साइड्स का बहुत नुकसान है और इसमें इसको कंटेन किया जाए। और पाकिस्तान बड़ी हद तक इस कोशिश में कामयाब भी हुआ कि हम ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान जो जंग के शोले हैं उनको भड़कने ना दें और इसमें कुछ एक ठहराव कायम रखें। तो ये जो पाकिस्तान ने दोनों तरफ़ैन के साथ अपनी इंगेजमेंट रखी और एक असूली तौर पे मौक़िफ़ रखा, और इसी वजह से आप देखिए कि सब ने पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार किया कि हम कोई उस तरह की तरफदारी किसी की नहीं की और हमने एक बड़ी सिंसियर एफर्ट की और उसमें हमारा बॉटम लाइन यही थी कि स्टेबिलिटी और पीस ऑफ द रीजन इज़ इन एवरीवनस इंटरेस्ट। और मेरा ख्याल है कि यही पाकिस्तान की जो ऑनेस्ट ब्रोकरेज है और अमेरिका के साथ भी जो हमारी इंगेजमेंट है उसमें भी अमेरिका को भी ये एहसास था कि पाकिस्तान किसी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके इंटरेस्ट में ये रोल प्ले कर रहा है, और फिर सब ने मिलकर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। सर जो ग्रेटर इसराइल के उनके अज़ाइम हैं वो किसी से ढके छुपे तो है नहीं, उन्होंने वर्दियों के ऊपर डाले हुए हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर वो पोस्ट करते हैं। वो अमरीकी जो सेक्रेटरी दिफा है उनके, अब तो वो सेक्रेटरी जंग है बाकायदा, वो पीट हेगसेट, वो यहाँ यरूशलेम क्रॉस बना के बैठे हुए हैं और वो उनके सफ़ीर जो वहाँ पे है वो कहते हैं ग्रेटर इसराइल बिल्कुल इनका मजहबी हक है कि इनको ये काम करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिसको बैठ के कतर को भी फिक्र होनी चाहिए, सऊदी अरब को, UAE को भी फिक्र होनी चाहिए। ये पसंद नापसंद का तो इशू नहीं है, ये तो उनकी अपनी सर्वाइवल का भी इशू है। इस बारे में ना मेरा एक नुक्ता नज़र बड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है।
दुनिया की हर कौम इंटाइटल्ड है कि वो अपने मफाद में सोचे। देखिए, इज़राइल अगर ग्रेटर इज़राइल का सोचता है तो ये उसका बुनियादी हक है। मुसलमान मुल्क ग्रेटर मुस्लिम ब्लॉक का क्यों नहीं सोचते? यही खामी है। देखिए, हर कौम दुनिया की इंटाइटल्ड है कि वो अपने मफाद के अंदर ना सिर्फ उसकी हिफाजत करे बल्कि उसके लिए सोचे और ये देखे कि किस तरह वो अपने मफादात को बढ़ा सकती है। आपका दुश्मन आपके ख़िलाफ़ हमेशा साजिश करेगा। हम अगर ये तवक्को रखें कि भारत जो है वो कोई ऐसा इकदाम करेगा कि जो पाकिस्तान की मजबूती का बायस होगा तो ये हमारी खाम ख्याली होगी। उन्होंने तो हमें कमज़ोर करना है। पाकिस्तान को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमने ये सोच कर अपने फैसले करने हैं कि भारत ने तो हमारी टांग खींचनी है, हम उससे कैसे बचें और ख़ुद को कैसे मजबूत करें और हम भारत की टांग खींचने की पोजीशन में आ जाएं। इसी तरह अगर इसराइल एक ग्रेटर इज़राइल रखता है या कोई और लोग इस तरह के रखते हैं, वो जो मर्जी करें, ये उनका हक है कि वो अपने मफाद में करें। ये मुसलमान ममालिक की अपनी जिम्मेदारी है और अगर हम इसमें फेल होते हैं तो ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी नाकामी है। और मैं समझता हूँ कि यही वो टेस्ट है जो इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड को दरपेश है कि अगर हमारे मुखालफीन हमारे ख़िलाफ़ एक एजेंडा रखते हैं तो हम अपने मफाद में अपना एजेंडा क्यों नहीं रखते या हम उनका रद्द क्यों नहीं कर सकते। इस जंग के बाद देखते हैं कि इस इलाके के अंदर नई अलाइनमेंट होगी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी के हवाले से। मैं समझता हूँ कि ये जो हालिया माजी के वाक़यात हैं, इन्होंने बहुत सा सबक छोड़ा है बहुत से मुल्कों के लिए और इसमें मैं यकीनन इस जंग के बाद देखता हूँ कि बहुत सी नई अलाइनमेंट होगी दुनिया के अंदर और बिलखसूस इस खिते के अंदर ये एहसास होगा कि हमें अपने मफादात के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है बजाय ये कि हम बैरूनी सहारे तलाश करें। अमेरिका को अड्डे देकर सिक्योरिटी नहीं होनी, आपस में हाथ मिला के हो सकती है। जी, अगर हम ज़्यादा कोलैबोरेशन करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे तो उसमें प्रॉस्पेरिटी है, उसमें इस खिते की तरक्की है। देखिए, तारीख ये बताती है कि जहाँ पर भी आप कॉन्फ्लिक्ट्स में गए हैं वहाँ पर आपका नुकसान होता है और इसी तरह बहुत से हमारे खलीजी ममालिक को जिन्होंने ख़ुद को एक डेस्टिनेशन बनाया, सेफ़ हेवन बनाया। देखिए, अब स्विट्ज़रलैंड की मैं मिसाल देता हूँ। स्विट्ज़रलैंड ने ख़ुद को एक सेफ़ हेवन बनाया कि दुनिया में हम एक सेफ़ हेवन है, आप आइए सरमायाकारी करें और हम एक न्यूट्रल पोजीशन रखेंगे। लेकिन उन्होंने उसके बाद ख़ुद को इलाकाई और दुनिया के जो तनाज़ात हैं उनसे बिल्कुल रिंग फेंस कर लिया। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। और इसीलिए आप देखिए वो एक कितने अरसे से सदी हो गई या अशरे हो गए, स्विस अकाउंट्स खोल लें और यहाँ सियाहत करें, बाकी इसके बॉर्डर के बाद क्या हो रहा है हमारा कोई जंग से किसी दुनिया में क्या होता है कोई ताल्लुक नहीं ना। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें सबक सीखना चाहिए कि हमें तनाज़ात से बचना चाहिए, आपस में एक दूसरे से ताउन करना चाहिए और इस खित्ते का मुस्तकबिल एक इस खित्ते के ताउन और आपस में बामी एतमाद के ऊपर है।